हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मैंने आपको एसएससी एमटीएस अति महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 1 कराई थी, वो आप लोगों ने देख ली होगी। आज मैं जो है गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एसएससी एमटीएस के लिए, स्पेशली एसएससी एमटीएस के लिए प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 2 कराऊंगा। ठीक है, तो देर न करते हुए शुरू करते हैं श्रृंखला नंबर 2 का पहला सवाल। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल यह है कि कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वतः दुगनी हो जाती है। यानी कि कोई भी धनराशि है वो 8 वर्ष में कितनी हो रही है? डबल हो रही है, दुगनी हो रही है। ठीक, तो ब्याज की दर पूछी हमसे। तो ये जो सवाल है ये किसका है? ये सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का सवाल है। ठीक है, तो इसमें हमको क्या क्या दे रखा है? एक तो 8 वर्ष यानी कि टाइम दे रखा है। तो टाइम का मतलब टी, टाइम कितना दे रखा है? 8 वर्ष। ठीक है, दुगनी हो जाती है, कितनी हो रही है? दुगनी। तो दुगनी को हम जितने गुना हो गई उसको हम n लेंगे, यानी कि दुगनी हो, 3 गुनी हो, 4 गुनी हो, 5 गुनी हो, जितने गुना होगी राशि उसको हम n की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दुगनी हो रही है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है? ब्याज की दर r पूछा है। तो दर को हम किससे निरूपित करते हैं? r से, और हमसे r पूछा है। ठीक, तो इसके लिए बिल्कुल शॉर्ट फार्मूला है। क्या शॉर्ट फार्मूला है? शॉर्ट फार्मूला है r बराबर n-1 अपॉन टी गुणा 100। यानी कि जब भी हमें किसी समय में किसी राशि को दुगना या तिगुना दिया होगा और ब्याज की दर पूछेंगे तो हम यही शॉर्ट फार्मूला इसको हम लगाएंगे, r बराबर n-1 बटे टी गुणा 100। कभी कभी क्या होगा, हमको जो है दर दे दी होगी और समय पूछ लेगा। दर दे दी होगी कि कोई धनराशि 10% की दर से इतने समय में दुगनी हो जाती है, तो वो समय ज्ञात करो। तो क्या करेंगे? समय को इधर कर देंगे, t बराबर n-1 बटे r गुणा 100 कर लेंगे। ठीक है, इसी फार्मूले का यूज होगा। ठीक, तो r बराबर निकालेंगे, r बराबर n की जगह क्या रखेंगे? 2। दुगनी हो रही है तो n की जगह 2-1 बटे t की जगह क्या रखेंगे? 8 वर्ष, यहाँ 8 रखेंगे गुणा 100। ठीक, तो 2 में से 1 गया, 1 बटे 8 गुणा 100। तो ये 4 से कट जाएगा, 4 25 100, 4 दूनी 8 यानी कि 25 बटे 2, यानी कि 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि आ गया हमारा 12.5% आंसर आएगा। यानी कि ये जो धनराशि है वो 12.5% दर से जो है 8 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, पहला सवाल जो है वो अति महत्वपूर्ण सवाल है और ये परीक्षाओं में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? बिल्कुल शॉर्ट फॉर्मूले से करेंगे। ठीक, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 क्या है? देखिए, x-5 का ये अलजेब्रा का सवाल है। x-5 का स्क्वायर, ये y-2 का स्क्वायर दे रखा है और ये z-9 का स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है। तो x + y - z का मान हमसे पूछा है। ठीक, तो देखिए इस टाइप की जब इक्वेशन देंगे तो कोशिश ये करेंगे कि ये इक्वेशन जो है इसको किसी तरह से हम सेटिस्फाई कर लें, यानी कि x y z की ऐसी वैल्यू रखें कि ये सेटिस्फाई हो जाए। और जब सेटिस्फाई हो जाएगी तो उसी वैल्यू को हम उठा के इसमें रख देंगे और वैल्यू जो है उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर 0 है। कितना है? 0, यानी कि x-5 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर प्लस z-9 का होल स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है। तो अगर हम यहाँ पर 0 लाना है, यानी कि x और y z के कितने मान क्या क्या मान रख दें कि ये जो पूरी वैल्यू जो है ये 0 हो जाए, यानी कि यहाँ भी 0, यहाँ 0 दे रखा है तो यहाँ भी 0 हो जाए, तभी ये इक्वेशन संतुष्ट हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक, तो हमने देखा जब 0 ही जाना है तो x यहाँ -5 है तो x की जगह अगर हम +5 रख दें, x की जगह +5 रख दें तो 5 से 5 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ y की जगह यहाँ -2 है तो अगर हम यहाँ पर +2 रख दें, यहाँ +5 रख दें तो 5 से 5 कटेगा, 0 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 कटेगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ -9 है तो z की जगह अगर हम +9 रख देंगे तो -9 कट जाएंगे, 0 हो जाएगा। और यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तीनों जगह जब 0 हो जाएगा तो बराबर 0 है। इसका मतलब जो है ये मान रखने पर
इक्वेशन जो है संतुष्ट हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये मान हम आसान बिल्कुल रख सकते हैं, यही मान रखे जाएंगे और एक्स वाई जेड के यही मान सही हैं। ठीक है, तो अब हमको क्लियर हो गया कि हमें पता चल गया x बराबर 5 है, y बराबर 2 है और z बराबर 9 है, क्योंकि इन मानों को रखने पर यह समीकरण संतुष्ट हो रही है। तो इन्हीं मानों को हम किस में रख देंगे, इसमें रख देंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स की वैल्यू कितनी है, प्लस के 5 है, प्लस वाई की वैल्यू 2 है, माइनस जेड की वैल्यू 9 है। ये प्लस 9 है लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये यहाँ 9 रख दिया। ठीक है, अब देखिए 5 और 2 कितना हो गया, 7 और माइनस 9, माइनस के 9 में से प्लस के 7 गए, माइनस के 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब x बराबर प्लस 5 और y बराबर प्लस 2 और z बराबर प्लस 9, इसमें रख के हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से इसको निकाल लेंगे। ठीक, अब देखते हैं अगला सवाल। तो दोस्तों आप देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या है कि यदि x प्लस 1/x यानी कि x प्लस 1/x बराबर हमको कितना दे रखा है, 3, तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है वो अलजेब्रा यानी कि बीजगणित का है, तो इसको बिल्कुल सिंपल फार्मूले से हल करेंगे। ठीक है, देखिए वो सिंपल फार्मूला क्या है, देखिए हम जानते हैं कि x प्लस 1/x, देखिए मैंने बीजगणित के कुछ वीडियो जो है डाले हैं, वो उसमें आप जाकर देख लेंगे। उसमें इस तरीके के जितने भी सवाल हैं वो शॉर्ट फार्मूले से मैंने अच्छी तरीके से समझाए हैं, नहीं तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दूंगा, उसमें जाकर अच्छी तरह से देख लेना। ठीक, तो चलिए चलते हैं सवालों पर। ठीक, देखिए हमको क्या सिंपल फार्मूला है कि यदि x प्लस 1/x, हम अच्छी तरह से जानते हैं, पढ़ भी चुके हैं कि x प्लस 1/x जो है वो किसके बाद, अगर हम p ले लेते हैं, अगर x प्लस 1/x बराबर p ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर यहाँ स्क्वायर करने पर, यहाँ स्क्वायर करने पर जो है ये p की वैल्यू कितनी हो जाती है, p स्क्वायर माइनस 2 हो जाती है। तो बस इसी फार्मूले की सहायता से इसको हल करेंगे, इसी फार्मूले की सहायता से इसको हल करेंगे। ये हमको याद होना चाहिए कि यदि x प्लस 1/x बराबर p है तो इसका स्क्वायर करने पर, यहाँ पर स्क्वायर करने पर, यहाँ पर स्क्वायर करने पे ये जो p का मान कितना हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, अब हमको इसी की सहायता से इसको हल करेंगे। अब हमको क्या दे रखा है, x प्लस 1/x बराबर 3 दे रखा है। तो देखिए सवाल बिल्कुल वही सीरीज है, बस यहाँ p की जगह कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो जब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे। तो जब इसको स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया और यहाँ पर स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने पर क्या आता है, p स्क्वायर माइनस 2। तो यहाँ p की जगह क्या है, p की जगह ये 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 3 3 9 माइनस 2 बराबर 7 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 3 3 9 माइनस 2 बराबर 7 आ गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 7। अब क्या है, हमको 8 लाना है, तो इसका मतलब एक बार इसका स्क्वायर और कर दें, इसका स्क्वायर एक बार और कर दें। जब इसका स्क्वायर एक बार और करेंगे तो जब हमने इसका स्क्वायर किया था तब ये वाली वैल्यू जो है p स्क्वायर माइनस 2 बनाई थी। अब हमने किसका स्क्वायर किया है, अब हमने इसका स्क्वायर किया है, किसका, इसका और इसका, तब हम इसकी वैल्यू यानी कि 7 को p मान लेंगे। अब इसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यानी कि 7 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। ठीक, अब इसका खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी कि x की पावर 4 प्लस 1/2 दूनी x की पावर 4 बराबर 7 7 49 माइनस 2, यानी कि 49 में से 2 गया 47, यानी कि अब x4 प्लस 1/x4 की वैल्यू कितनी आ गई, 47 आ गई। लेकिन हमको कितना लाना है, हमको लाना है x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8, तो यहाँ पर 8 और लाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें इसका मतलब एक बार और स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि एक बार और स्क्वायर जब करेंगे, क्योंकि 4 दूनी 8 होते हैं, तो इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे, x की पावर 4 का स्क्वायर बटे x की पावर 4 का स्क्वायर। जब हमने इधर स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू, इसको p मानकर इसका p स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, यानी कि 47 p स्क्वायर माइनस 2, इसको p मान लेंगे, यानी कि 47 स्क्वायर माइनस 2। ठीक, अब देखिए ये इसका स्क्वायर जब खोलेंगे कितना आ जाएगा, इसका ब्रैकेट हटाएंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8,
यानी कि x की पावर 8 प्लस इसका 2 चौक 8, 1/x की पावर 8 बराबर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 47 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आएगा 7 7 49, 7 चौक 28, 4 32, 4 7 28, 4 चौक 16 और 2 18, यानी कि 9 8 10 की जगह 12 की 2 1 और 1 2, 2209 आ गया। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई स्क्वायर करने पर 2209 और -2, ठीक। तो 2209 में से 2 चले गए तो 2207 आ गई, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर हमसे यहाँ पर और भी घात बढ़ा देते, यहाँ पर अगर ये कर देते 16, यहाँ पर कितने कर देते 16, तो हम क्या करते ये जो वैल्यू है इसको एक बार फिर स्क्वायर और करते। लेकिन इतना लंबा जो है एग्जाम में पूछते नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा कभी कभी केवल x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 ही का मान पूछ लेंगे तो इसका उत्तर यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 8 का पूछ लिया तो एक बार और स्क्वायर कर दिया और उसको x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान हम निकाल लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से इस सीरीज का यानी कि इस फार्मूले का उपयोग करके जो है इस सवाल को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है कि 3 बिंदु, देखिए 3 बिंदु जो है वो वृत्त पर स्थित हैं। कौन कौन से? P Q R, ठीक है। एक P है, एक Q है और एक R है। एक वृत्त पर इस प्रकार है, यानी कि इस प्रकार स्थित है। ये तो हम बना लेंगे इसका फिगर, ये फिगर बना लिया हमने। और यहाँ पर 3 बिंदु ले लिए, एक P ले लिया, एक ले लिया हमने Q और एक ले लिया हमने R, ठीक है। इस प्रकार स्थित है। किस प्रकार स्थित है कि कोण PQR जो है 40 डिग्री है, यानी PQR, यानी कि इसको अगर हम इस तरीके से मिला दें, इसको इस तरीके से इन तीनों को मिला दें तो कोण PQR यानी कि ये वाला जो कोण है वो हमको कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है, ठीक। अब हमसे क्या कहा है तथा कोण QRP 60 डिग्री, कोण QRP यानी कि ये वाला कोण जो है ये कितना दे रखा है, ये हमको 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। तो PQR 40 डिग्री और PRQ यानी कि QRP जो है वो 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। आगे क्या करें तो केंद्र पर चाप QR द्वारा बना कोण होगा, यानी कि चाप QR द्वारा, चाप QR कौन सा है, ये हमारा चाप है QR। इस चाप द्वारा केंद्र, यहाँ पर केंद्र ले लेते हैं, वो इस पर बना कोण हमसे पूछा है। इसको अगर इस तरीके से मिला दें तो इस पर बना कोण ये वाला कोण हमसे पूछा है, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको हाई स्कूल में भी पढ़ा है। हाई स्कूल में जब आप लोग पढ़ के आए होंगे तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि जो केंद्र पर बना कोण जो होता है वो वृत्त के किसी भी भाग पर बने कोण का जो है वो दुगना होता है, ठीक है। यानी कि कोण अगर ये कोण QOR जो है केंद्र पर जो बना कोण होता है वो उसी किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है वो उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो वृत्त के किसी भाग यानी कि P पर बने कोण का ये दुगना होगा, यानी कि कोण 2 गुणा कोण QPR, कोण QPR, ठीक है। तो ये सभी ने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण जो होता है वो उसी चाप द्वारा वृत्त के किसी भाग पर या शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है, ठीक। तो इसको हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाला कोण पता होना चाहिए। अगर ये पता चल गया तो हम ये फिर आसानी से निकाल लेंगे इसकी सहायता से, ठीक है। अब ये कैसे पता करेंगे, देखिए इसको कैसे पता करेंगे कि अभी देखिए त्रिभुज PQR में, देखिए त्रिभुज PQR में ये वाला कोण 40 है, ये वाला 60 है, तो ये वाला आसानी से निकल जाएगा। ये कितना हो जाएगा 60 और 40 100, और त्रिभुज के तीनों कोण होगा ये कितना होता है 180। तो 60 और 40 100 और 180 में से जब हम 100 घटा देंगे तो कितना बचेगा 80 डिग्री बचा। यानी कि ये त्रिभुज PQR में तीसरा कोण निकल जाएगा इन दोनों कोण की सहायता से। ये कोण 60 है, ये 40 है, 60 40 100, 180 में से 100 घटा दो तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और जब ये 80 डिग्री आ गया तो सेंटर पर बना कोण किसका कितना होगा, इसका दुगना, यानी कि इसका दुगना हो जाएगा 2 गुणा QPR कितना हो गया
80 डिग्री, तो 2 गुणा 80 डिग्री बराबर 2 अट्ठे 16, यानी कि 160 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 160 डिग्री कोण होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा डी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है कि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात दे रखा है। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, किसका, कोणों का अनुपात कितना दे रखा है, 1:2/3 यानी कि ये दे रखा है। किसी त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का अनुपात हमको दे रखा है। ठीक है, तो लघुत्तम कोण हमसे पूछा है। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा कोण हमसे पूछा है। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण वो होगा जिसका सबसे छोटा अनुपात होगा। ठीक है, तो देखिए ये 3 कोणों का अनुपात दे रखा है। तो एक को अगर हम कोण ए ले लेते हैं और एक को हम अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी, और इनका अनुपात कोण इन तीनों का अनुपात यहाँ रख लेते हैं। 1 अनुपात कोण ए का 1 ले लेते हैं और बी की जगह 2/3 अनुपात सी का जगह 3, यानी कि कोण ए अनुपात कोण बी अनुपात कोण सी का अनुपात क्या है, 1:2/3 अनुपात 3 है। ठीक है, अब इसको सबसे पहले थोड़ा सा सरल कर लेंगे। सरल क्या करेंगे कि जो बटे में संख्या है इसको हटा देंगे। बटे में संख्या कैसे हटेगी, जितनी संख्या दे रखी है इसी से पूरे अनुपात में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे जब 3 से गुणा कर देंगे तो देखिए 3 गुणा 1 अनुपात जितने इस संख्या को हटाना है तो इसी से पूरे में गुणा कर देंगे। तो 3 गुणा 2/3 और अनुपात 3 गुणा 3, तो ये देखिए 3 कम ये 3 हो गया अनुपात, ये 3 से 3 कट गया तो कितना बचा, 2 अनुपात 3 या 9, यानी कि कोण ए कोण बी और कोण सी का अनुपात कितना आ गया, 3 और 2 और 9 आ गया। ठीक है, अब हमें इसमें जो सबसे छोटा कोण यानी कि लघुत्तम कोण का मतलब सबसे छोटा कोण वही होगा जिसका अनुपात सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा अनुपात कौन सा दिखाई दे रहा है, हमें कोण बी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण सी है। तो कोण बी का अनुपात जो है सबसे छोटा दिखाई दे रहा है। तो कोण बी का मान हमको निकालना है। ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए पता होना चाहिए कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, क्योंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण बी का मान हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे कि सबसे छोटा कोण पूछा है तो सबसे छोटे कोण का अनुपात रखेंगे, फिर बटे तीनों कोणों के अनुपाती योग, तीनों का अनुपाती योग कितना हो जाएगा, 3 2 5 9 14 और गुणा तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ठीक, अब इसे 2 × 2 2 7 14 से काट देंगे, कितना आ जाएगा 180/7। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। 180/7 यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 180 हो गया और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 8 में से 4 गया 4, 0 आ गया, फिर 7 पंजे 35 हो गया, 5 आ गया, तो ये कितना आ गया 25 इधर ले लेंगे और 7 जो है ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 25 सही 5/7 डिग्री आ गया। कितना आ गया 25 सही 5/7 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं सवाल नंबर 6। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मेरा गला खराब है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ ठीक से नहीं निकल रही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरह से आवाज़ से मैं समझा सकूँ। ठीक है, तो देखिए छठा सवाल क्या है, छठा सवाल यह है कि यदि अल्फा प्लस बीटा जो है वो 90 डिग्री है और अल्फा अनुपात बीटा बराबर 2:1 है, यानी कि हमको 2 कोणों का योग दे दिया है। 2 कोण है अल्फा और बीटा, 2 कोण है, इनका योग हमको कितना दे रखा है 90 डिग्री, और जिनका योग 90 डिग्री दे रखा है इन्हीं में अनुपात भी दे रखा है कितना 2:1। तो हमसे कॉज अल्फा अनुपात कॉज बीटा का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगर हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल जाए, यानी कि अल्फा और बीटा कोण पता चल जाए, तो हम आसानी से कॉज अल्फा अनुपात कॉज बीटा का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसकी अल्फा और बीटा कैसे निकालेंगे, इन दोनों की सहायता से। एक तो ये दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 90 डिग्री, ये दे रखा है, और दूसरा दे रखा है अल्फा अनुपात बीटा बराबर 2:1 दे रखा है। ठीक है, जब हमको इक्वेशन ये दे रखा है, दोनों कोणों का योग दे रखा है, तो इस अनुपात की सहायता से हम ये मान निकाल लेंगे। जब अल्फा अनुपात बीटा 2:1 है तो अल्फा बराबर कितना होगा
2x ले लेंगे और बीटा बराबर कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा। ठीक है, जब इतना हो गया तो इन्हीं अल्फा और बीटा की वैल्यू उठा के हम इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो गया अल्फा की जगह प्लस बीटा की जगह हमारा x हो गया बराबर 90 डिग्री हो गया। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 3 30 से ये कट गया तो x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री। जब हमको x 30 डिग्री पता चल गया तो हम क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू से। x बराबर 30 डिग्री है तो 2 गुणा x के 30 डिग्री रख देंगे तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री। इसी प्रकार यहाँ 1x है तो 1 गुणा x की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री रख लेंगे तो 30 कम 30 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। यही उठा के हम इसमें रख लेंगे जिसका मान हमको निकालना है। तो यानी कि कॉज अल्फा अनुपात कॉज बीटा, इसी में अल्फा बीटा के मान रख लेंगे। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री तो यानी कि ये हो गया कॉस 60 डिग्री अनुपात कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री तो कॉस हो गया हमारा 30 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया तो कितना आ जाएगा 1 अनुपात √3 आ गया, यानी कि कॉस अल्फा अनुपात कॉस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अनुपात √3 आ जाएगी। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 7वां सवाल। ठीक है, 7वां सवाल क्या है कि 13,851 यानी कि 13,851 हमको कोई संख्या दे दी है, 13,851 हमको कोई संख्या दे दी है और हमसे कहा है कि कौन सी न्यूनतम संख्या यानी कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या इसमें जोड़ी जाए, यानी कि इसमें 13,851 में कौन सी सब छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जो जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त हो, जो जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या हो वो 87 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी कि पूरी विभाजित हो जाए। यानी कि 13,851 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दें हम कि जो जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो 87 से पूरी विभाजित हो। तो इस टाइप का सवाल बिल्कुल सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता है, केवल जो 87 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिससे विभाजित पूर्णतः दे रखी है इसी से हम इसमें डिवाइड कर देते हैं। तो किससे पूर्णतः विभाजित दे रखी है 87 से, तो 87 से ही हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे दी गई संख्या को 13,851 को 13,851 को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा और 87 कम 87, 8 में से 7 गया 1, 13 में से 8 गया 5, यहाँ फिर 5 ले लेंगे ऊपर से। ठीक, कितनी बार चला जाएगा 5 बार ले लेंगे इसको, 5 7 35 की 5, 5 8 40 और 3 43। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 3 गया 8, 80 बचा। ठीक है, अब ऊपर से अब 87 का भाग 80 में तो जाएगा नहीं, तो ऊपर से क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे, ऊपर अभी 1 बचा है 1 ले लेंगे। अब इस 801 में डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 9 बार चला जाएगा, 9 7 63 की 3, 9 72 और 6 78, 783, 9 बार चला जाएगा 783। क्या बचा हमारे पास, 11 में से 3 गए 8, यहाँ बचे कितने, यहाँ बचे 9, 9 में से 8 गया 1, 18 बचे केवल, शेष कितना आ गया 18 आ गया। जो शेष आता है उसी को हम ये जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देंगे। कैसे, या अगर हम 87 इसमें से जो है जो शेष आएगा उसको किस में से घटाएंगे, इस भाग देने वाली संख्या में से घटा देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी जो जोड़ी जाएगी। तो देखिए 87 में से 18 जब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 गया 9 और 7 में से 1 गया 6, यानी कि 69 जोड़े जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि 69 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो ये वाली जो 69 को जोड़ने पे जो संख्या प्राप्त होगी वो 87 से पूरी विभाजित होगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल क्या है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC दे रखा है जिसमें AB बराबर AC। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हमको 2 भुजाएं जो बराबर वाली भुजाएं हैं वो दे रखी हैं। कौन कौन सी, AB और AC, यानी कि त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं बराबर है। कौन कौन सी, AB और AC। तथा कोण A
एक कोण हमको दे रखा है, कौन सा कोण ए जो हमको 80 डिग्री दे रखा है, और कोण बी तथा कोण सी के द्विभाजक, द्विभाजक का मतलब कि इन कोण बी और कोण सी को अर्धक करने वाले, कोण बी और कोण सी को अर्धक करने वाले जो भुजाएं होंगी वो द्विभाजक कहलाएंगी। वो कहाँ पर मिलती है, वो बिंदु डी पर मिलती है। तो कोण बीडीसी का मान हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको जब फिगर बना के करेंगे, इसका फिगर बना के करेंगे तो बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, ठीक। तो देखिए हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, इसमें से दो भुजाएं ये बराबर है, कौन कौन सी, ए बी, ये ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें से ए बी ये वाली भुजा और ए सी, ए बी और ए सी ये दोनों कैसी हैं, इक्वल है, यानी कि बराबर है, ठीक है। तथा कोण है 80 डिग्री, यानी कि कोण है ये वाला कोण जो दे रखा है, कितना दे रखा है, ये 80 डिग्री हमको दे रखा है, ठीक। कोण बी तथा कोण सी के द्विभाजक, द्विभाजक का मतलब कोण बी को अर्धक करने वाली रेखा, ये कोण बी है, इसको अर्धक करने वाली रेखा यानी कि आधा करने वाली रेखा। इसी प्रकार कोण सी है ये, इसको आधा करने वाली रेखा, ये दोनों द्विभाजक हो गए, यानी कि इन दोनों कोण को आधा आधा विभाजित करने वाली रेखाएं द्विभाजक कहलाती हैं। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये कहाँ पर मिल रही हैं, ये जो है ये बिंदु डी पर मिल रही हैं, ठीक है। जब ये बिंदु डी पर मिलती है तो क्या पूछा हमसे, कोण बीडीसी पूछा है, कोण बीडीसी यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा है, ठीक है। तो ये वाला कोण हम आसानी से निकाल लेंगे, बशर्ते हमको क्या पता हो, अगर हमको ये वाला कोण पता चल जाए, त्रिभुज बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी में अगर हमको ये वाला कोण पता चल जाए, कौन सा वाला, ये वाला, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है, त्रिभुज बीडीसी में ये वाला निकालना है, और ये अगर ये पता चल जाए और ये पता चल जाए तो हम आसानी से इसको निकाल लेंगे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, ये जो पता चलेगा ये इसकी सहायता से पता चलेगा। कैसे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि ए बी बराबर ए सी। जब दो भुजाएं बराबर होंगे तो इसका मतलब है ये कोण भी बराबर होंगे, कोण ए बी सी, कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके दो कोण भी आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसको अगर हम थीटा ले लें, कितना ले लें, थीटा ले लें, तो देखिए जब ये दोनों थीटा ले लें तो ये भी थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया। और किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये तीनों का योग 180 के बराबर, थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो तीनों का योग कितना हो जाएगा, थीटा और थीटा कितना होगा, 2 थीटा और 80, यानी कि 2 थीटा प्लस 80 डिग्री, यानी कि तीनों का योग कितना हो गया, 180 डिग्री के बराबर रख लिया। तो 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस ये वाला 80, 180 में से 80 गया 100 डिग्री, 2 से 2 50 डिग्री से कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 50 डिग्री आ गया। यानी कि ये वाला कोण जो है हमको प्राप्त हो गया, ये वाला कितना हो गया, 50 डिग्री। अब चूंकि ये जो बीडी है वो इसका क्या है, बीडी जो है इस कोण को भी आधा कर रही है। जब इस कोण को आधा कर रही है, ये पूरा 50 डिग्री है, तो जब इसको आधा करेगी तो ये 25-25 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये भी 50 है, ये भी 50 है, और ये वाली भुजा डीसी इसको आधा कर रही है और बीडी इसको आधा कर रही है, तो ये 50 का आधा, ये वाला भी 25 का हो जाएगा और ये वाला भी 25 का हो जाएगा। अब इस त्रिभुज बीडीसी में अब क्या हो गया, त्रिभुज बीडीसी में क्या हो गया कि ये तीनों कोणों का योग जो है 180 के बराबर होता है। तो अगर हम बीडीसी को मान लें, कोण बीडीसी में से 180 डिग्री में से दो कोण तो पता ही है 25-25, 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो बीडीसी कोण बीडीसी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 25-25 जोड़ लो, कितना हो गया, 50 डिग्री। तो 180 में से 50 घटा देंगे तो 130 डिग्री आंसर आ जाएगा। यानी कि कोण बीडीसी कितना आ जाएगा हमारा, 130 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आसानी से निकाल लेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, केवल हमको इतना पता होना चाहिए कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं तो उसके दो कोण भी समान होंगे। अब चलते हैं अगले सवाल पर।
तो प्यारे दोस्तों अब देखते हैं नवा सवाल। ठीक है, नवा सवाल क्या है कि यदि x बराबर 87, यदि x बराबर 87 और y बराबर 88 और z बराबर 89, हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz बटे x माइनस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ये जो सवाल है इसमें बिल्कुल भी सोचने या समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ना कॉपी पेन हिलाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप का सवाल जो है बिल्कुल देखते ही हो जाएगा। जैसे आप इस टाइप के सवाल पर नज़र डालेंगे तो तुरंत आपके दिमाग में इस सवाल को देखते ही उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखिए इस सवाल को हल करने का यानी कि इसकी क्या ट्रिक है, क्या नियम है, वो मैं बता देता हूँ। जब वो नियम आपको पता चल जाएगा तो इस टाइप का सवाल जब भी पेपर में आएगा तो उसको देखते ही जो है आपके मन में जो है आंसर तुरंत आ जाएगा, सवाल को देखते ही। ठीक है, देखिए क्या ट्रिक है यानी कि क्या नियम है। देखिए जब भी हमें इस टाइप का इक्वेशन दी होगी सॉल्व करने के लिए, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz एक्स माइनस वाई प्लस जेड, इस तरीके की, या फिर इस यहाँ पर एक्स वाई जेड की जगह ए बी सी भी दे सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc ए माइनस बी प्लस सी, यानी कि इस तरीके का जो फॉर्मेट हमको दिया होगा हल करने के लिए, और इनकी वैल्यू दी होगी। किस तरीके की वैल्यू दी होगी? क्रम वाइज वैल्यू दी होगी। यानी कि अगर x की वैल्यू 87 दी है तो y की वैल्यू 87 के बाद कितना आता है? 88, यानी कि y की वैल्यू 88 और 88 के बाद कितना आता है? 89, यानी कि z की वैल्यू 89, यानी कि ABC या XYZ में क्वेश्चन हो और उसमें XYZ की वैल्यू जो कैसी दी हो, बिल्कुल क्रम से दी हो, 1 2 3 दी हो, 10 11 12 दी हो, 1000 1000 1001 1002 दी हो, यानी कि बिल्कुल जब क्रम से दी होगी तो ऐसे सवाल का आंसर सिर्फ कितना आएगा? केवल 9 आएगा। इसको देखते ही जैसे हम इस सवाल को देखेंगे तो हमारे मन में जो है आंसर एकदम दिमाग में आ जाएगा कि इसका आंसर कितना होगा? 9 आ जाएगा। और सीधे सीधे हम क्या करेंगे? 9 पर टिक लगा देंगे, बिना इसको हल करे और ना बिना कोई सोचे समझे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो वैल्यूएं दी होंगी वो क्रम से दी होंगी। ठीक है, वैल्यू अगर क्रम से दी गई हैं, क्रम से संख्याएं दी गई हैं और ये वाली वैल्यू, इस टाइप की वैल्यू हमसे पूछ ली है, तो इसका आंसर जो है सीधे सीधे हमारा कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चाहे संख्याएं वैल्यू फिर कोई सी भी हो, एक्स या 87 की जगह अगर हम यहाँ पर 25 26 और 27 ले लें तब भी 9 ही आएगा। या अगर यहाँ पर हम x की वैल्यू ये 1000 ले लें और या y की वैल्यू 1001 ले लें और z की वैल्यू 1002 ले लें तब भी 9 ही आंसर आएगा। यानी कि x y z की कोई भी वैल्यू क्रम से अगर हम ले लेंगे और इसका मान अगर हमको निकालना होगा, इस तरीके का मान निकालना होगा, तो उसका मान जो है हमेशा 9 ही आएगा। ठीक, तो इसका मतलब है इसको हम आराम से इसको ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे और इस टाइप के सवाल को दिमाग में रख लेंगे और इसकी ट्रिक को रख लेंगे। कभी भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो सीधे आंसर 9 लगा के आएंगे। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पर। तो दोस्तों अब देखते हैं 10वां सवाल, यानी कि इस वीडियो का अंतिम सवाल। ठीक, अंतिम सवाल क्या है कि यदि x प्लस 9/x बराबर 6 दे रखा है हमको, तो x² प्लस 9/x² का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। कैसे करेंगे? ये जो दे रखा है हमको x प्लस 9/x बराबर 6, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, यानी कि सरल कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर बटे में x है तो इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे? x से ही पूरी समीकरण में गुणा कर देंगे। जब x से पूरी समीकरण में गुणा करेंगे तो x गुणा x यहाँ भी गुणा हो गई, इसमें भी गुणा करेंगे, x गुणा 9/x बराबर 6 गुणा x। ठीक, अब ये x की गुणा कितनी हो जाएगी? x² प्लस यहाँ पर ये कट जाएगा, केवल 9 बचेगा और 6x 6 और x की गुणा हो जाएगी 6x। ठीक, अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो x² यहाँ प्लस के इधर आके माइनस के 6x हो जाएंगे और प्लस के 9 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब हमने देखा ये किसी संख्या का पूर्ण वर्ग बन रहा है, क्योंकि देखिए x² है, अगर x का स्क्वायर कर लें और यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लें तो प्लस यहाँ पर क्या होगा?
ये यहाँ ये किसके बराबर होगा, ये 2ab के बराबर होगा, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ -2ab बन रहा है। क्या बन रहा है, -2ab। तो -2ab में क्या बन रहा है, देखिए ये बन रहा है -2 गुणे a की जगह क्या आ गया x, और b की जगह क्या आ गया 3, b की जगह कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a यानी कि x और b यानी कि 3, यानी कि a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इसको लिख लेंगे। तो a की जगह यहाँ पर क्या आ गया x, और b की जगह क्या आ गया 3, यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, तो ये बराबर 0 लेके चलेंगे, इसको भी 0 लेके चलेंगे। जब यहाँ पर स्क्वायर है तो ये यहाँ पर 0 है, तो ये स्क्वायर बेकार हो जाएगा। यहाँ पर x माइनस 3 बराबर 0 आ गया, यानी कि x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3 आ गया। अब जो x की वैल्यू मिलेगी उसको हम उठा के किस में रखेंगे, उसको हम उठा के इसमें रख देंगे जिसकी वैल्यू हमसे पूछी है। ठीक, तो देखिए x स्क्वायर प्लस 9/x स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो 3 का स्क्वायर इसकी जगह रखा प्लस 9 यहाँ x की जगह 3 रखा, तो 3 का स्क्वायर ये भी हो गया, 3 × 9 प्लस 9/3 × 9 हो गया, 9 एकम 9 से कट गया, तो 9 प्लस 1 आ गया बराबर कितना आ गया 9 और 1 10। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो बिल्कुल इजी सवाल था, सिंपल सवाल था, आसानी से इसको कर लेंगे। ठीक, तो आज मैंने जो है 10 सवाल कराए हैं जो एसएससी एमटीएस की परीक्षाओं में जो पूछे गए सवाल ही हैं। ये सभी सवाल जो है एसएससी एमटीएस की परीक्षाओं में किसी न किसी वर्ष पूछे गए सवाल हैं, और जो अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। ठीक है, जो जिनके रिपीट होने की भी संभावना ज़्यादा होती है, या फिर इसी तरीके के सवाल ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं। ठीक, अब थर्ड सीरीज लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक आप लोग जो है इसको अध्ययन अच्छी तरह से कर लेंगे, इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह से कर लेंगे। और हाँ, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी सीरीज आप लोगों को का जो है आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसको आप उसका पूरा आप लाभ ले सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नई सीरीज के साथ, यानी कि थर्ड सीरीज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।